नोट करेंगे। अच्छा एक चीज ध्यान रखना कि ये तुम लोगों ने नाम से एंटर किया करो, नेक्स्ट टाइम से एंट्री नहीं मिलेगी। नाम से अपने एंटर करना है सब बच्चे। अच्छा एक तो 12th वाले की क्लास ना कल 4:30 पे होगी, 11th वाले को भी 4:30 पे होगी अब से क्लास। लावण्य ध्यान रखना। वर्क ऑफ एक्सपेंशन नोट करेंगे, वर्क ऑफ एक्सपेंशन। अभी मैंने बताया तुम्हें रिवर्सिबल, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। थ्योरी मैंने पूरी बता दी है। अब इसके कंसेप्ट्स न्यूमेरिकल के थ्रू और क्लियर करेंगे। अभी करेंगे वर्क ऑफ एक्सपेंशन। अभी ध्यान रखना जो मैंने बताया डिटेल में। रिवर्सिबल वर्क जिसमें प्रेशर क्या था, रिवर्सिबल वर्क में प्रेशर हर एक इंस्टेंट पे चेंज हो रहा था। इरिवर्सिबल में प्रेशर एक साथ चेंज किया, फिर वो जो फाइनल प्रेशर होगा वही मानते हैं प्रेशर हम। सही ना। वर्क ऑफ एक्सपेंशन स्टडी करेंगे। क्लियर। वर्क ऑफ एक्सपेंशन और प्रेशर वॉल्यूम वर्क और पीवी वर्क। वर्क ऑफ एक्सपेंशन और पीवी वर्क। वर्क ऑफ एक्सपेंशन और पीवी वर्क ध्यान देंगे। मान लो कोई भी कंटेनर है, इसमें गैस प्रेजेंट है, इसमें यहाँ गैस प्रेजेंट है और गैस एक्सपैंड कर गई है। गैस एक्सपैंड कर गई थ्रू लेंथ डीएल। ये एक्सपैंड कर गई गैस, ये गैस एक्सपैंड कर गई थ्रू लेंथ डीएल। डीएल लेंथ से गैस एक्सपैंड कर गई है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ए है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेसल का क्या है, ए। और गैस एक्सपैंड कर गई है। और एक्सपैंड जब करेगी गैस तो किसके अगेंस्ट एक्सपैंड करेगी, एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट। एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहा है ऊपर और उसके अगेंस्ट गैस एक्सपैंड कर रही है। उसके अगेंस्ट ये पी एक्सटर्नल है ऊपर, उसके अगेंस्ट गैस क्या कर रही है, एक्सपैंड कर गई है थ्रू लेंथ डीएल। तो हमें निकालना है वर्क डन क्या होगा। वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन सबको पता है क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस हमारा डीएल है, फोर्स इंटू डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या है, डीएल। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है। फोर्स इंटू डिस्टेंस, सही ना। फोर्स इंटू डिस्टेंस आ गया। फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया। कौन सा प्रेशर, जो एक्सटर्नल प्रेशर है। प्रेशर एक्सटर्नल इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, नीचे दे रखा है मैंने, इंटू डीएल। अब ए इंटू डीएल क्या होता है, स्मॉल वॉल्यूम डीवी बन जाएगा। ए इंटू डीएल ये क्या बन जाएगा, स्मॉल वॉल्यूम डीवी, ये वाला स्मॉल वॉल्यूम डीवी। तो पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, ये फॉर्मूला आ गया। और वर्क ऑफ एक्सपेंशन को हम मानते हैं केमिस्ट्री के अंदर नेगेटिव, ये साइन कन्वेंशन है। हम मानते हैं वो वर्क डन बाय द सिस्टम है। गैस एक्सपेंड कर रही है ना अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, तो इसलिए गैस एक्सपेंड कर रही है अगेंस्ट, गैस काम कर रही है तो गैस की एनर्जी खर्च होगी, एक तरह से ये मान सकते हैं सिस्टम की एनर्जी खर्च होगी, इसलिए नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम है, सिस्टम काम कर रहा है तो उसकी एनर्जी कम होगी यानी नेगेटिव। फिजिक्स में उल्टा माने हुए कन्वेंशन उल्टे हैं, तो ये ध्यान रखना चीज का। वर्क सर ये क्या आ जाएगा, रेडियस है या एरिया है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ही वाला, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। किसी को कोई डाउट, ये वर्क आ गया माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। किसी को कोई डाउट है इसमें, डेरिवेशन करके रखना। डेरिवेशन दो बार मैं ऑरली जो बच्चे सुनाते हैं मेरे को, मैं डेरिवेशन भी सुन सकता हूँ। डेरिवेशन करके रखना जरूर, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ। ये पी एक्सटर्नल है, ध्यान रखना, दिस इज पी एक्सटर्नल अगेंस्ट विच गैस एक्सपेंडिंग। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा, वैक्यूम होगा, तो गैस पी एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा वैक्यूम में। पी एक्सटर्नल नहीं होगा उस केस में वर्क डन जीरो। वॉल्यूम चेंज होना चाहिए तो वर्क डन होगा, एक्सटर्नल प्रेशर होना चाहिए तो वर्क डन होगा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। और डेल्टा भी मत लिखना इसको, इसको ट्राई करना लिखना डी डेल ये वाला डेल्टा वाला वी, क्योंकि पूरा मैंने लिया वॉल्यूम। डेल्टा वी, पी डेल माइनस पी डेल वी, इसको सही ना। और डी एल भी मत लिखो, डेल्टा एल लिख दो। चलो ये तो मैंने माना हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। डी एल सारा चेंज करना पड़ेगा नहीं तो। डी एल माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो अगेंस्ट जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो क्या है, कांस्टेंट है, जिसके अगेंस्ट गैस एक्सपैंड कर रही है। एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है इधर, जिसके अगेंस्ट गैस एक्सपैंड कर रही है। तो ये ध्यान, एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, जैसे मैंने बोला इस 10 एटमॉस्फेयर था, 10 से सीधा 2 हो गया, 10 से सीधा 2 हो गया तो गैस एक्सपैंड कर गई। ये इस तरह से कुछ,
तो एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो हमारा कांस्टेंट होता है, तब गैस एक्सपेंड कर रही है। मान लो मैं अगर इधर चेंज कर दूं, ये फॉर्मूला याद रखना, ये यहीं तक करना है स्कूल लेवल के लिए। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, किसी को दोबारा पूछना हो? सर अगर प्रेशर 10/2 होएगा तो 2 लेंगे ना हम क्वेश्चन करते हैं। 2, हाँ 2 लेंगे, ध्यान रखना इस चीज का। फाइनल प्रेशर जो है, समझ गए कि नहीं? है कोई डाउट तो नहीं है किसी यस को? सर। चलो अब मान लो अगर मैंने तुम्हें बोला पी एक्सटर्नल डीवी, पी एक्सटर्नल डीवी, ये तो तुम्हें समझ आ गया। अब अगर मैं बोलता हूं तुम्हें, मान लो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का कर्व है, अगर मैं तुम्हें ये बोलूं इसके अंदर वर्क डन निकालो, ए बी सी डी, ए के अंदर वर्क डन निकालो, तो वर्क डन तुम क्या कहोगे? वर्क डन होगा वर्क ए बी प्लस वर्क बी सी प्लस वर्क सी डी प्लस वर्क डी ए, ये निकालोगे ऐसे। और वैल्यूज दे दी मैंने तुम्हें यहाँ पे, ये है सपोज 8, ये है 2, ये दे दिया 4 और ये दे दिया 6। चलो इसको भी 8 देते हैं, 4 और ये 8। वॉल्यूम हमारा लीटर में है और प्रेशर एटमॉस्फेयर में है, और मैंने कहा तुम्हें वर्क डन निकालो, तो उसमें वर्क डन निकाल लोगे कि नहीं? चलो एक बार निकाल के देखो इसे वर्क डन को। ये नीट का क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, 10-12 साल पुराना। निकालो जल्दी से वर्क डन। विधि नेगेटिव है पॉजिटिव है सब निकालना होता है इसमें। निकालो जल्दी से। वर्क ए बी बी सी सी डी डी ए और वर्क ए बी सी डी ए पूरा। कर लिए? कर लिए क्वेश्चन? चलो ध्यान देंगे इधर, मैंने सारे वर्क डन पूछे हैं। वर्क ए बी, देखो ए बी में ध्यान देंगे, ए बी इसमें क्या हो रहा है? वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो वर्क डन होगा। वर्क ए बी वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो वर्क डन होगा। वर्क डन क्या आएगा? वर्क ए बी में प्रेशर हमारा कांस्टेंट है 8 और एक्सपेंशन हो रहा है 4 लीटर से 8 लीटर एक्सपेंशन हो रहा है, तो नेगेटिव आ जाएगा। 4 लीटर से 8 लीटर, पी कितना है? 8। पी कितना है? 8 एटमॉस्फेयर। -8 इंटू 8 - 4, ये आ गया वर्क ए बी। दिस इज वर्क ए बी। वर्क बी सी होगा 0, क्योंकि यहाँ पे क्या है?
यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, वर्क बीसी जीरो, रीजन क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो वर्क बीसी जीरो हो जाएगा, वर्क डीए भी जीरो होगा, क्यों, क्योंकि इसमें भी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, डीए। अब वर्क सीडी निकालना है, वर्क सीडी लिख रहा हूं मैं इधर, वर्क सीडी, सीडी में हो रहा है कंप्रेशन, कंप्रेशन हो रहा है तो क्या होगा, कंप्रेशन हो रहा है तो आंसर पॉजिटिव। प्रेशर कांस्टेंट 2 है, वॉल्यूम हो रहा है हमारा 8 से 4, तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर आ गया -32 प्लस 2 इंटू 4 8, तो -24 आ गया आंसर। लीटर एटमॉस्फेयर आया था चीज का, और 1 लीटर एटमॉस्फेयर कितना होता है, 1 लीटर एटमॉस्फेयर होता है 101.3 जूल, मैंने पहले भी बताया वो ये, तो -24 लीटर एटमॉस्फेयर है, यानी अप्रोक्सीमेटली इंटू 100 करेंगे तो -2400 जूल आंसर है, -2400 जूल। ये सारे वर्क निकाल लिए हमने। किसी को कोई डाउट है इसमें, जो वर्क निकाला मैंने, किसी को पूछना हो? बोलो। आ गया समझ से। तो ये एक तरह से ये आ गया ना, इट इज, अब तुम एरिया निकाल लो इसका, वर्क जो है ना, वर्क जो होता है वो एरिया अंडर द कर्व है, पी डेल्टा वी, देखो एरिया अंडर द कर्व है कि नहीं, माइनस पी डीवी निकाल लो उसमें, पी डीवी होता है वर्डन, पी ये डीवी ये, यानी एक तरह से ब्रेड्थ इनटू लेंथ, यही तो हो रहा है। तो ये एरिया अंडर द कर्व कितना आएगा, रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया कितना है, ये हमारा, ये लेंथ कितनी है हमारी, ये डिफरेंस कितना है, दिस डिफरेंस इज 4, ये 4 है नीचे देखो, ये 4 है, और ये कितना है 6, तो आ गया ना 4 इंटू 6 24 आ गया आंसर, और 24 आ गया आंसर, 4 इंटू 6 24 लीटर एटमॉस्फेयर, डायरेक्ट आ गया आंसर कि नहीं। और जब भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है, कभी भी क्लॉकवाइज हो तो आंसर हमेशा नेगेटिव, क्लॉकवाइज वर्क हमेशा नेगेटिव होगा और एंटी क्लॉकवाइज वर्क हमेशा पॉजिटिव होगा। क्लॉकवाइज वर्क में एक्सपेंशन ही होता है तो हमेशा नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा कंप्रेशन होता है तो पॉजिटिव। वर्क डन क्लॉकवाइज है तो हमेशा नेगेटिव, वर्क डन एंटी क्लॉकवाइज है तो हमेशा पॉजिटिव। किसी को डाउट कोई? किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो नेक्स्ट देखेंगे फिर। अगर मैं तुमसे कहूं, अब ध्यान देना इधर, मैंने तुमसे कहा कि अब निकालो वर्क डन, ये प्रेशर, ये वॉल्यूम, वॉल्यूम, और ये दे दिया मैंने सपोज, अब वर्क डन तुम्हें निकालना है, ये मैंने पॉइंट्स दे दिए तुम्हें, ये है सपोज 4, ये है 6, ये है 2, ये है 8। अब मैंने बोला इस ए बी के अंदर वर्क डन कितना होगा, अब कैसे निकालोगे, ए बी के अंदर वर्क डन, इस ए बी के अंदर वर्क डन क्या होगा, क्या इसमें प्रेशर, क्या इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, अब क्या इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, नो सर, नहीं है ना नो कांस्टेंट, सर, तो प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, तब कैसे निकालेंगे। प्रेशर जब कांस्टेंट नहीं होगा उस केस में एक तो दिमाग में उठा लेंगे 10th वाले बच्चे स्पेशली, कि इंटीग्रेट करने वाला काम आएगा यहाँ पे। इंटीग्रेट करने वाला क्यों, क्योंकि मैंने एक बहुत छोटी सी स्ट्रिप इसमें से काटूंगा जिसमें मान सकते हैं प्रेशर कांस्टेंट है, मान लो मैंने ये स्ट्रिप काट दी, यहाँ पे देखो, ये बहुत छोटी सी स्ट्रिप लेंगे जिसमें हम क्या मानेंगे कि प्रेशर क्या है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ये मैंने छोटी सी, कहीं से भी ले लेना छोटी सी स्ट्रिप, समझ गए नहीं। इस स्ट्रिप के अंदर ये जो प्रेशर है ये ऑलमोस्ट हम कांस्टेंट मान सकते हैं कि नहीं, इसको मान सकते हैं कांस्टेंट कि नहीं। यस सर। इस स्ट्रिप के अंदर हम प्रेशर क्या मान सकते हैं, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन दिस स्ट्रिप, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, प्रेशर हमने क्या मान लिया इसके अंदर, कांस्टेंट, क्योंकि इसमें प्रेशर कांस्टेंट था नहीं, तो हमेशा इंटीग्रेट करना है, ये दिमाग में रखना जरूर। ये छोटी सी स्ट्रिप ले ली मैंने, इसके अंदर क्या मान लिया कि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, जो कि हम मान सकते हैं, सही ना। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा इसके अंदर, अब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी इक्वल टू क्या होगा, पीडीवी, होगा कि नहीं ये।
अब यहाँ मैं डेल्टा वी नहीं लिख रहा, पीडीवी लिख रहा हूँ, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। पीडीवी होगा कि नहीं? यस सर। पी ये है और डीवी ये वाला, इधर देखो डीवी ये रहा, कांस्टेंट पी इंटू डीवी। इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ, ध्यान देना, पी डीवी, इसको मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ स्ट्रिप है कि नहीं, ये एरिया ऑफ द स्मॉल स्ट्रिप। एरिया ऑफ द स्ट्रिप। नहीं समझ आई बात? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। नहीं समझ आ रही बात? आ रही है सर। अब टोटल वर्क डन क्या होगा? इसको मैं यहाँ पे वॉल्यूम मान लो V1 था, इस पॉइंट पे वॉल्यूम V1 था, इस पॉइंट पे वॉल्यूम V2 था, तो टोटल वर्क डन क्या होगा? टोटल वर्क डन क्या होगा? इंटीग्रेशन 2 से 8 इंटीग्रेट कर देंगे। हाँ टोटल, हाँ टोटल एरिया कह लो इसके स्ट्रिप के अंदर, टोटल एरिया अंडर द स्ट्रिप, और इंटीग्रेशन डीडब्ल्यू का इंटीग्रेशन किया, और पीडीवी का इंटीग्रेशन करेंगे विद इन लिमिट्स V1 टू V2। ये ऐसे छोटे छोटे सारे वर्क डन लेंगे, ऐसे छोटे छोटे हम सारे वर्क डन लेंगे, इंटीग्रेशन मतलब ये छोटे छोटे स्टेप्स वाले सारे वर्क डन लेंगे, तो क्या हो जाएगा? टोटल एरिया आ जाएगा, इज इक्वल टू पीडीवी, एंड दिस इज इक्वल टू एरिया, टोटल एरिया। और टोटल एरिया अंडर द स्ट्रिप क्या है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। नहीं क्लियर हुआ? नहीं समझ रही बात? तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तो आता है तुम्हें, कैसे निकालते हैं? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स का सम कितना है? 4 है एक का, और एक का 6 है, चेक करना एक बार, 4 + 6 आएगा। नहीं क्लियर हुआ? यस सर, हो गया। 4 + 6, और इंटू क्या आएगा साथ में? 6 इंटू डिफरेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। डिफरेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स कितना आ जाएगा? पैरेलल साइड कितना आ जाएगा? 8 - 2 6। वो दोनों ये आ जाएंगे इसमें से। नहीं समझ आई बात? सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिफरेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड डिफरेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, इसका हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा। और नहीं समझ आ रहा तो कभी भूल जाओ इसे, तो रेक्टेंगल बना लेना इसका, रेक्टेंगल का एरिया अपॉन में इसके रेक्टेंगल का एरिया ऊपर ट्रायंगल का एरिया, दोनों को ऐड कर देना, सेम आंसर आ जाएगा। सर बोलो। सर अभी भी तो हमने एरिया अंडर ग्राफ ही निकाला है। हाँ तो कंसेप्ट तो ये तो मैंने इसके लिए ले लिया ना, ये तो मैंने इसके अंदर ले लिया। तो अगर मान लो कोई और आ जाए कुछ भी, तो तुम इसको ऐसे तो नहीं मानोगे ना, हमें इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा। वॉल्यूम दे रखा हुआ, वो तो एरिया अंडर ट्रेपेजियम में आ गया इसके अंदर, अदरवाइज ये फॉर्मूला अप्लाई करना, ये हर जगह वैलिड है। जब वेरिएबल प्रेशर होगा, whenever there is variable pressure then apply this formula। समझे? कांस्टेंट प्रेशर है तो फिर वो पीडीवी वाला जो पीछे बताया मैंने, पी एक्सटर्नल डीवी, ये आएगा ही नहीं तुम्हारे पेपर में, ये आएगा ही नहीं, ध्यान रखना चीज का। और ये कितना आ जाएगा वर्क डन यहाँ पे? हाँ ये 6 है, 30 आ गया, 30 लीटर एटमॉस्फेयर, और ये 30 इंटू 100 के आसपास 101.3 जूल। विधि नहीं क्लियर हुआ? जूल में आएगा आंसर ये। कि हमने स्ट्रिप क्यों कंसीडर करी थी, एरिया निकालना था तो। हाँ स्ट्रिप का ये क्यों लिया है? नहीं जरूरी थोड़ी है कि यही चीज हो, क्या पता तुम्हें वॉल्यूम दे रखे हो ये वाले, V1 से V2 वैल्यू दे रखी हो, ये तब इंटीग्रेट करोगे कि नहीं? यस सर। समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ तो मैंने तो वैल्यूज दे दी ना तुम्हें कि एरिया अंडर ट्रेपेजियम वो ले लो, या फिर इंटीग्रेट कर दो उसको V1 से V2। मान लो मैं यहाँ पे वॉल्यूम दे देता तुम्हें, तो तुम इंटीग्रेट करते उसको, फिर निकालते। समझ गए कि नहीं? है किसी को कोई डाउट है क्या अभी? साइन कैसे लगाएंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? साइन ये क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, ये एक्सपेंशन हो रहा है कंप्रेशन हो रहा है? कंप्रेशन। कंप्रेशन हो रहा है ये। नहीं सर, ईशांक, एक्सपेंशन। ये कौन बोल रहा है? प्रथम। सर प्रथम। यस सर। प्रथम तू अजीब से क्वेश्चन पूछ रहा है, देख V1 से V2 क्या हो रहा है? एक्सपेंशन है, तो हमेशा आंसर नेगेटिव, एक्सपेंशन तो नेगेटिव आंसर, नेगेटिव आ जाएगा।
अभी कोई डाउट है किसी को? नो सर। समझ आ गया? अब नेक्स्ट नोट करेंगे फिर। बहुत ध्यान से करना, हर एक लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-2 3-3 बार रिपीट करना। वेरिएबल प्रेशर होगा तो ये फॉर्मूला लगाना है हमेशा। वेरिएबल प्रेशर हमेशा वैलिड है, हमेशा वैलिड होगा, वेरिएबल प्रेशर होना चाहिए, तो ये हमेशा वैलिड होगा। ये फॉर्मूला हर एक के लिए वैलिड हो जाएगा, हर एक चीज के लिए वैलिड है ये। कोई भी प्रोसेस हो, अभी मैं सारे प्रोसेस पढ़ाऊंगा तुम्हें, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, हर एक प्रोसेस के लिए वैलिड होगा जब वेरिएबल प्रेशर होगा तो इसको नहीं भूलना बिल्कुल भी, सही ना? नेक्स्ट नोट करेंगे। नेक्स्ट नोट करना है अब, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। देखो अभी मेरे को ना, मैं इसके बाद तुम्हें कराऊंगा सीधा प्रोसेसेस क्या है, ताकि तुम्हें और क्लियर हो चीजें। इसके बाद कराऊंगा कि क्या कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, आइसोबारिक क्या है, आइसोकोरिक क्या है, एडियाबैटिक क्या है, ताकि और चीजें क्लियर हो। अगर वर्क डन तुम्हें पता होंगे पहले से, वो तब करेंगे हम इसके बाद, सही ना? अब नोट करना है इसमें, जैसे मान लो कोई भी आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस सबको पता कि क्या था? अगर मैं कहूँ प्रेशर है, वॉल्यूम है, किसी को भी कर्व याद है इसका? कर्व कैसा बनता है? अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का कर्व कैसा बनता है, किसी को भी याद हो? एंगुलर हाइपरबोला। बहुत अच्छे, विधि ने बोला आंसर। यस सर। बहुत अच्छे विधि, पीछे वाला पढ़ते रहो। अभी चैप्टर पढ़ा तुमने पीछे, स्टेट्स ऑफ मैटर्स में बताया हुआ है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, बॉयल्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोथर्मल बोला मैंने। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये बन जाएगा, बनेगा कि नहीं? है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब इसमें ध्यान रखना, आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसका मतलब जो सिस्टम की वॉल्स है वो कैसी होनी चाहिए? कंडक्टिंग की आइसोलेटेड यानी इंसुलेटेड। अगर आइसोथर्मल है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, तो सिस्टम की वॉल्स कैसी होनी चाहिए? जैसे ये सिस्टम है, ऊपर लगा रखा है मैंने पिस्टन, सर इंसुलेटिंग। इंसुलेटेड किसने बोला? सर हाँ, अब यहाँ पे हर किसी के दिमाग में आता है कि इंसुलेटेड होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में सिस्टम की वॉल्स होनी चाहिए क्या? कंडक्टिंग। क्यों सर? इंसुलेटेड कब होनी चाहिए? जब प्रोसेस होगा हमारा एडियाबैटिक, यानी बाहर से कोई हीट आए ना, अंदर से कोई हीट जाए ना। इसमें क्या लेंगे? कंडक्टिंग वॉल्स। कंडक्टिंग वॉल्स अंदर अगर मान लो टेम्परेचर हमारा बढ़ गया तो वो हीट बाहर निकल जाएगी, कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा। अंदर टेम्परेचर कम हो गया तो बाहर से हीट ले लेगा और अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तब होगा कांस्टेंट, इस तरह से कांस्टेंट होगा टेम्परेचर। तो परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल्स होनी चाहिए टू मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर। परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल्स होनी चाहिए टू मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर, ये ध्यान रखना चीज का। और अगर मैं अभी वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस बोलता, अगर मैं वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस बोलता, तो उस केस में हम क्या लेंगे? यानी बाहर से कोई हीट आए ना, अंदर से कोई हीट बाहर ना जाए, तो उस केस में वॉल्स कैसी होनी चाहिए? इंसुलेटिंग। इंसुलेटेड। अभी बात समझ आ गई कि नहीं? इंसुलेटेड कह लो, एडियाबैटिक कह लो, एक ही बात है। आइसोलेटेड कह लो, एक ही बात है। वो समझ आ गई बात कि नहीं? है यस सर। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अभी ऋषि को समझ आ गया? यस सर। हाँ, आइसोलेटेड के लिए क्या होना चाहिए? एडियाबैटिक वर्क होगा। और कंडक्टिंग है तो वो टेम्परेचर कांस्टेंट रखेगा। कंडक्टिंग है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखेगा, इस बात को ध्यान रखना है। चलो अब देखेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज। यहाँ पे अब मेरे को निकालना है इसके अंदर वर्क डन। क्लियर? नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर? वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, दिस विल बी DW। कोई भी वर्क डन निकालना है, अगर प्रोसेस हमारा आइसोथर्मल रिवर्सिबल है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल, तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? V1 से V2, V1 ये ले लो, ये ले लो V2। प्रेशर क्या कांस्टेंट है इसके अंदर? चेक करो। नो सर। नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। प्रेशर पहले ये था, एक्सपेंशन होने के बाद प्रेशर ये कम हो गया। प्रेशर पहले 10 था, अब 2 हो गया, सही ना? तो प्रेशर यहाँ पे हमारा कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए कौन सा फॉर्म लगेगा? इंटीग्रेशन वाला लगेगा, विदाउट इंटीग्रेशन वाला? इंटीग्रेशन वाला। हाँ, अब ये तुम्हें समझ आ गया। आप इंटीग्रेशन वाला फॉर्म लगाएंगे, माइनस P एक्सटर्नल और
डीवी यानी छोटा वाला स्ट्रिप लिया था जो हमने, जो छोटा स्ट्रिप लेके निकाला था। अभी समझ आ गया कि नहीं विधि? यस सर। बहुत छोटी सी स्ट्रिप लेंगे डीवी वॉल्यूम की स्ट्रिप ली, पी एक्सटर्नल लगाया और उसको इंटीग्रेट कर दिया हमने, इंटीग्रेट कर दिया थ्रू वॉल्यूम V1 टू V2। छोटी सी स्ट्रिप में प्रेशर को कांस्टेंट मैं मान सकता हूँ, छोटी वाली स्ट्रिप में प्रेशर को कांस्टेंट मान सकता हूँ, तो इसलिए ऐसा होगा। ध्यान देंगे इधर हम। अब आगे यहाँ से dW इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, वॉल्यूम एक्सपैंड कर रहा है V1 से V2, क्लियर? वॉल्यूम इज एक्सपेंडिंग फ्रॉम V1 टू V2। अब यहाँ पे ये चीज आ गई है, तो अब इसमें हम इंटीग्रेट करेंगे। अब एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे रिवर्सिबल, अगर रिवर्सिबल वर्ड लिखा है इसका मतलब पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल क्या होगा? सेम। इक्वल। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? किसी को डाउट तो नहीं है? क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल हम किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, कहीं भी यूज कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू एनआरटी बाय वी। अभी किसी को डाउट तो नहीं है? मैं लाइन डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब पी एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू पी इंटरनल, देयरफॉर कैन बी रिटन एज एनआरटी बाय वी। नहीं समझ आई बात? आ गई सर। ये रब कर रहा हूँ मैं यहाँ से, लिखते रहना साथ साथ। डेरिवेशन, हर डेरिवेशन 2-2 3-3 बार लिख के करना जरूर, होमवर्क में करना जरूर इसको। तो यहाँ से आ गया ये dw इज इक्वल टू यस सर। माइनस में nRT बाय v। देखो गर्ल्स तो सब बता रहे हैं कौन होमवर्क कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, बॉयज में नहीं पता लग पा रहा है कौन होमवर्क कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। सर सबका आ रहा है मेरे पास तो। और सुनने वाला काम सुनने वाला भी सब सुना रहे हैं। अखिलेश कभी भी सर कोई ना, थर्सडे से सुनाएगा। हाँ कुछ नहीं होता। कोई भी अगर 2 बार से ज्यादा नहीं सुना पा रहा है तो मेरे को जरूर बता देना, इस चीज 2 का ध्यान बार रखना। फिर मैं सुन, हाँ मतलब जैसे 2 बार वो कंटिन्यूस नहीं सुनाया किसी ने, 2 बार अच्छा कंटिन्यूस किसी ने कुछ नहीं समझा सुनाया, या किसी पे डाउट हो रहा है कि कॉपी से खोल के सुना रहा है ये, तो मेरे को बता देना। हालांकि हर एक बच्चा अगर ऑनेस्ट रहेगा तो फायदा रहेगा तुम्हें। V1 से V2 वॉल्यूम एक्सपैंड कर गया, dW माइनस nRT 1 बाय V dV। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? नेचुरल लॉग V माइनस nRT नेचुरल लॉग ऑफ V लिमिट्स, नेचुरल लॉग ऑफ V लिमिट्स V1 से V2। हाँ तो पहले V2 पुट करेंगे, अपर लिमिट को पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट को। तो dW आ जाएगा माइनस nRT नेचुरल लॉग ऑफ V2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ V1, जिसको हम क्या लिखते हैं? लॉग A माइनस लॉग B क्या होता है? लॉग A अपॉन B। तो माइनस nRT नेचुरल लॉग V2 बाई V1, माइनस nRT नेचुरल लॉग V2 बाई V1। नोट करेंगे इसको। मैं रब कर रहा हूँ यहाँ से, थोड़ा सा इधर ही लिख रहा हूँ मैं, ये हटाया मैंने यहाँ से। V2 बाई V1 लॉग नहीं आएगा, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। माइनस nRT नेचुरल लॉग V2 बाई V1, माइनस nRT नेचुरल लॉग V2 बाई V1। कोई डाउट किसी को? नो किसी को कोई सर। डाउट तो नहीं है? और अब प्रेशर, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट था तो बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल है। टेम्परेचर कांस्टेंट था, बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल है। P1 V1 P2 V2 होगा, P1 V1 P2 V2 होगा। इसका मतलब मैं V2 बाई V1 की क्या लिख सकता हूँ? P1 बाई P2। P1 बाई P2। एक मिनट रुकेंगे। माइनस nRT नेचुरल लॉग ऑफ P1 बाई P2। समझ गए कि नहीं? माइनस nRT नेचुरल लॉग P1 बाई P2। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई भी डाउट हो उसमें? नो सर। समझ आया कि नहीं है? तो अब इसका मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ आगे जाकर। वर्क डन ड्यूरिंग दो फॉर्मूले, ये मेरा एक तरह से तीसरा फॉर्मूला है। वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एक्सपेंशन का फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं। वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एक्सपेंशन का वो क्या होगा? माइनस 2.303। ये कैसे आया पता लग गया ना? nRT log of V2 by V1, log of V2 by V1, और माइनस 2.303 nRT log P1 by P2। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। और ये वर्क डन कब है याद रखना, स्टेटमेंट जरूर याद रखना। वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल
एंड रिवर्सिबल, नेगेटिव है तो एक्सपेंशन, पॉजिटिव लगा दूंगा तो कंप्रेशन। नेगेटिव पॉजिटिव अपने आप अरेंज करना, P1 P2 की वैल्यू अपने आप सोचना कि क्या होगी, कि नेगेटिव आया आंसर कि पॉजिटिव आया। कंप्रेशन लिखा है, कंप्रेशन लिखा है, बट डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, अगर कंप्रेशन होगा तो पॉजिटिव आंसर। समझ गए कि नहीं? एक्सपेंशन तो नेगेटिव, कंप्रेशन तो पॉजिटिव। डाउट किसी को? नेक्स्ट नोट करेंगे। एक अभी फॉर्मूला और आएगा, मैं इसका सिर्फ इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं, डेरिवेशन बाद में बताऊंगा इसकी। वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, ड्यूरिंग रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है NCVDT। NCVDT ये होता है, ये मैं बाद में बताऊंगा कि ये CV क्या है, CP क्या है। ये अभी याद रखना, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है CV, और CV की जगह मैं लिखता हूं R बाय गामा माइनस 1, NR बाय गामा माइनस 1 T2 माइनस T1, DT को लिख दिया T2 माइनस T1। ये भी मैं बाद में प्रूव करूंगा, रट देना इसको ढंग से, अभी ये सब डेरिवेशन कराऊंगा मैं इसकी। NR बाय गामा माइनस 1 T2 माइनस T1, और या फिर लिख दो उसको NRT है ना, यानी P2V2 माइनस P1V1 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। ये तीनों फॉर्मूले एक ही हैं, ये तीनों फॉर्मूले एक ही हैं, यहां तक कर लेना है। दूसरा ये फॉर्मूलेज हैं। सर सी को फिर से बताना क्या है? CV है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बहुत फॉर्मूलेज आएंगे इस चैप्टर में, याद करते रहना साथ साथ। डेरिवेशन तो करनी है, याद भी करने हैं फॉर्मूलेज, नहीं तो भूल जाओगे थोड़ी देर में। NCVDT, DT क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। NR बाय गामा माइनस 1, CV की वैल्यू क्या है? R बाय गामा माइनस 1। CV की वैल्यू पुट कर दिया नीचे फॉर्मूले में, R बाय गामा माइनस 1, और फिर नीचे वैल्यू किसकी पुट किया? NRT2 को P2V2 लिख दिया है, NRT1 को P1V1 लिख दिया है। तो ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। इसमें वॉल्स कैसी होंगी सिस्टम की? आइसोलेटेड। अभी बताया पीछे। हाँ, इसमें वॉल्स होंगी एडियाबैटिक वॉल्स, आइसोलेटेड, सही ना? इंसुलेटेड होंगी वॉल्स, ऐसी होंगी सिस्टम की। ये अर्थ ना इस चीज का, यहाँ पे वॉल्स जो हैं दे शुड बी इंसुलेटेड, बाहर से कोई हीट अंदर आ जाए, अंदर से कोई बाहर ना आए, ये ध्यान रखना चीज का। इंसुलेटेड होंगी वॉल्स, कवर्ड होंगी। तो ये फॉर्मूला याद रखना जरूर। और ये रिवर्सिबल लिख दिया ना मैंने वर्ड, रिवर्सिबल। जैसे PV कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल में, जैसे PV कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल में, ऐसे इसमें होता है PV गामा इज कांस्टेंट। PV गामा इज कांस्टेंट, या फिर लिख दो उसको TV गामा माइनस 1 इज कांस्टेंट, या फिर लिख दो प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म्स में TP1 माइनस गामा बाय गामा इज कांस्टेंट। ये सब रट देना, सबकी डेरिवेशन है, TP1 माइनस गामा बाय गामा इज कांस्टेंट। पावर में है पूरा, 1 माइनस गामा बाय गामा इज कांस्टेंट। मैं यूज कर सकता, ये किसके लिए? ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेसेस, सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। सबकी डेरिवेशन है, पहले से याद रखोगे तो डेरिवेशन कराऊंगा तो तुम्हें सही लगेगा थोड़ा सा। सबकी डेरिवेशन है, सबकी डेरिवेशन है, ध्यान रखना इस चीज का। और बहुत इजी तरीके से भी डेरिवेशन करा दूंगा इनकी। नोट कर लिया है? नोट कर लिया पूरा? यस सर, कर लिया। हाँ, तो ये डेरिवेशन सबकी ध्यान रखना, कोई भी हो डेरिवेशन सबकी ध्यान रखना इसके अंदर, सही ना? कोई भूलना नहीं बिल्कुल भी। ये फॉर्मूले याद रखना जरूर, फॉर्मूले तभी याद रखना जरूर, सही ना? तो एक मैं टर्म और यहाँ पे बता रहा हूँ तुम्हें, टर्म नोट कर लेंगे जल्दी से अगर हो जाता तो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो मैंने PV गामा इज कांस्टेंट लिखा है, अभी 3 फॉर्मूले लिखे थे जो, ध्यान रखना वो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है सिर्फ,
ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस में फॉर्मूले, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सबने सुना हुआ है। किसी भी सिस्टम की कोई भी एनर्जी जो है कभी भी वो डिस्ट्रॉय नहीं होती और क्रिएट नहीं होती। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हम एनर्जी को सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, लेकिन हम इसको कभी भी क्रिएटेड डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। क्लियर? इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ये है, सही ना? ये क्या है? फर्स्ट लॉ। और इसको हम एक वर्ड में बोले तो एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। एनर्जी इज कांस्टेंट, ये याद रखना वर्ड। फर्स्ट लॉ की मेन स्टेटमेंट है ये, एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। जैसे अभी सेकंड लॉ पढ़ाऊंगा तो उसमें बोलूंगा एक वर्ड याद रखना जरूर, एंट्रोपी कांस्टेंट। इसमें क्या है? एनर्जी कांस्टेंट। एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, ये याद रखना। अब बताओ अब सोच के बताना आंसर इसका। इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की हम कैसे बढ़ा सकते हैं? बताओ, इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की कैसे बढ़ा सकते हैं? तो टेम्परेचर इंक्रीज करके। अच्छा, सही है। टेम्परेचर हीट करके नहीं बोलेंगे, हीट देके उसको। कैन बी इंक्रीज बाय, कैन बी इंक्रीज बाय कैसे होगा? पहला, जैसे मान लो इसकी इंटरनली, हाँ, या तो उसके ऊपर काम करके, या जैसे पिस्टन से दबा करके, जैसे पिस्टन से उसको दबा दिया इस तरह से, या उसको हीट दे करके। मान लो मैंने उसको हीट दी तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, इसलिए प्लस क्यू। तो अब इसकी एनर्जी कितनी होगी? E1 प्लस क्यू। अब इसके ऊपर मैंने पिस्टन से दबाया तो भी एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स और तेज भागेंगे। तो अब सिस्टम के ऊपर मैंने वर्क किया, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो पॉजिटिव प्लस W। तो अब इसकी नई इंटरनल एनर्जी क्या हो गई? E1 प्लस क्यू प्लस W। तो समझ गए कि नहीं? है इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कैन बी इंक्रीज्ड बाय, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन बी इंक्रीज्ड बाय A, सप्लाइंग हीट, doing work on the system, doing वर्क और हीट में क्या डिफरेंस है अभी बताता हूँ। ये पहले नोट कर लेंगे जल्दी से। E2 आ जाएगा यहां से E1 प्लस क्यू प्लस W। कोई डाउट किसी को? फाइनल इंटरनल एनर्जी विल बी E2 इक्वल टू E1 प्लस क्यू प्लस W। यानी यहां से आ गया E2 माइनस E1 को डेल्टा E लिख देंगे, डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू प्लस W। समझ गए कि नहीं? ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, हर जगह अप्लाई करूंगा मैं इसको। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड कैन बी अप्लाइड एनीवेयर। इसको मत भूलना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नहीं, अब हीट और वर्क में क्या डिफरेंस है? हीट और वर्क, किसी सिस्टम को हीट करेंगे तो मॉलिक्यूल्स इधर उधर भागेंगे, तो हीट क्या है? एक तरह से रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी, रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी। और वर्क, किसी सिस्टम को अगर मैं पिस्टन से प्रेस करूंगा तो सारे मॉलिक्यूल नीचे की तरफ जाएंगे, तो ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। और हीट क्या है? हीट एक तरह से क्या है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हीट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हीट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। दो सिस्टम अलग अलग टेम्परेचर पे है, नेचुरल एक 100 डिग्री पे है और दूसरा इसके ऊपर है मान लो 25 डिग्री पे, ये 25 पे ये 100 पे, तो ये ट्रांसफर करेगा अपनी हीट। तो हीट इज जस्ट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। और वर्क क्या है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू एनी अदर मींस, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू एनी अदर मींस एक्सेप्ट टेम्परेचर डिफरेंस। यहां तक करेंगे अभी। ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू नॉट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। वर्क क्या है? नॉट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस।